नमस्कार मित्रों, हिंदी प्रमा चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में आज से हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि हिंदी व्याकरण क्या है, उसमें किस प्रकार से हम हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भाषा को सीख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के जितने भी भाग होते हैं, जितने भेद होते हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हिंदी शब्द क्या है। हिंदी शब्द एक फारसी भाषा का शब्द है और ये शब्द फारसियों के द्वारा ही दिया हुआ है। हमारा जो देश है या आर्य भूमि जो थी वो सिंध नदी थी। उस सिंध नदी के उस तरफ ईरानी लोग थे और सिंध नदी के दूसरे किनारे पे जो लोग रहते थे उन्हें सिंध प्रांत के निवासी कहा जाता था। जब ईरानी लोग जो आक्रमणकारी थे वो भारत यानी कि आर्यों की जो भूमि थी, जिसे हम आर्य की भूमि कहते हैं, अभी सिंध देश जो था उसमें उन्होंने आक्रमण किया। तो वो जब इस प्रांत की तरफ आए तो उन्होंने इस सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश कहना प्रारंभ किया, क्योंकि उनके उच्चारण में स को ह में लिया जाता था। इसीलिए वो इस सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे और इसी वजह से इस क्षेत्र की जो सिंध क्षेत्र की जो भाषा थी वो सिंधी थी, तो उसे उन्होंने हिंदी कहना शुरू कर दिया और इसी प्रकार से हमारा जो भाषा का शब्द है हिंदी वो प्रचलन में आया और इसीलिए इस शब्द को फारसी या ईरानी भाषा का शब्द माना जाता है। अब हम देखते हैं कि हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर को प्राप्त हुआ था। 14 सितंबर के दिन हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा मान लिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था हमारे हिंदी शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम देखते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण शब्द किन किन से मिलकर बना हुआ होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। व्याकरण शब्द वी, आ और करण से मिलकर बना होता है और इनका मिला हुआ रूप जो होता है उसका अर्थ निकलता है किसी भी चीज़ का परिष्कृत करना या शुद्ध रूप में उच्चारित करना। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो भाषा है, व्याकरण भाषा का एक शुद्ध व परिष्कृत रूप है। इस प्रकार से हम देखते हैं वह विद्या या ज्ञान जो भाषा को शुद्ध व परिष्कृत कर दे और उसे परिष्कृत करके लिखने, पढ़ने व बोलने में हमें सुविधा प्रदान करे, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप है, वो परिष्कृत रूप है जो भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। हिंदी व्याकरण का विभाजन। हिंदी व्याकरण का विभाजन देखते हैं। इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। और आज हम इन सब में सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में देखते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है, क्योंकि किसी भी भाषा की शुरुआत वर्ण से ही मानी जाती है। सबसे पहले उनके वर्णों को ही देखा जाता है, प्रारंभ वहीं से होता है, क्योंकि वर्ण अगर हम शुद्ध रूप से बोलेंगे, समझेंगे, लिखेंगे तो भाषा अपने आप हमारी शुद्ध और परिष्कृत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार देखते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, किसी व्यक्ति को विचारों का जो आदान प्रदान करना होता है उसके लिए उसे एक भाषा की आवश्यकता होती है और वह भाषा एक वाक्य से बनी होती है और वाक्य जो है वो सार्थक शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से बनते हैं। इसीलिए वर्ण को सबसे पहले पढ़ा जाता है किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ध्वनि की ध्वनि क्या होती है। ध्वनि भाषा की वो मौखिक इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की हम सबसे छोटी इकाई ध्वनि को कहते हैं, परंतु ये मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई है। तो मौखिक रूप में ध्वनि जो है वो वर्ण की
सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ऐसी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे हम किसी भी वर्ण को बोलेंगे क, तो क जो है उसकी जो ध्वनि निकली उसे हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अ के टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये ध्वनि है, इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम ध्वनि का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं तो हम मुख से ही बोलते हैं, और मुख से जो जिस प्रकार से हम भाषा को समझा पाते हैं, जिस माध्यम से भाषा को समझा जाता है, वो भाषा का माध्यम क्या होगा? मौखिक होगा, और मौखिक अर्थात ध्वनिक माध्यम बनेगा। और जब ध्वनि माध्यम बनता है तो मौखिक अभिव्यक्ति ही काम में आती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को ही माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण, कि वर्ण क्या होते हैं। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने किसे कहा था? ध्वनि को कहा था। परंतु लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ण को मानते हैं। और वर्ण भी ऐसे होते हैं जिनका कोई और खंड संभव न हो, वो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। भाषा की लिखित अभिव्यक्ति में वर्ण काम में लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाषा की लिखित अभिव्यक्ति जो होती है वो वर्णों के माध्यम से होती है, और मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है वो ध्वनि के माध्यम से होती है। अब हम देखते हैं अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है जिनका नाश ना हो। अक्षर, अक्षर, अ का अर्थ हम लेते हैं नहीं, और शर का अर्थ हम लेते हैं नाश, नाश नहीं। तो वे वर्ण या वे अक्षर जिनका नाश नहीं होता उन्हें अक्षर कहा जाता है। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होगा। वे ध्वनि समूह जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए अक्षर कहलाते हैं। जिन्हें एक साथ बोला जाता है, रुककर नहीं बोला जाता, वे क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। उनका नाश नहीं होता है, अर्थात वहाँ पर उसका कोई खंड नहीं होगा, वो एक ही साथ बोला जाता है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। अब इसी में हम पढ़ते हैं आगे लिपि। लिपि भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए एक निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके एक चिन्ह बनाए जाते हैं, जिन्हें जो वर्ण चिन्ह या भाषा चिन्ह कहो आप, या ध्वनि चिन्ह कहो, उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। उस चिन्ह के माध्यम से ही, उस लिपि के माध्यम से ही हम उस भाषा को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और हिंदी भाषा जो है, इसकी जो लिपि है, इसके जो लिपि चिन्ह है, भाषा की जो चिन्ह है, वो देवनागरी माने जाते हैं, या देवनागरी चिन्ह कहते हैं हम हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे। अब हम एक बार फिर देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। यहाँ पर शब्द है, भाषा की अभिव्यक्ति में जो सबसे छोटी इकाई आ जाएगी वो शब्द हो जाएगा, क्योंकि हम शब्द को समझ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी ही जाती है। और भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूरी इकाई किसे हम मानेंगे? वो होते हैं वाक्य, क्योंकि वाक्य में हम पूरे भाषा में, उस भाषा के माध्यम से हम क्या भाव व्यक्त करना चाहते हैं वो हम वहाँ प्रकट कर देते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है व्याकरण में या किसी भी भाषा को सीखने में। वर्णमाला में ही हम लिपि चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो वर्णमाला ध्वनियों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हम सबसे पहले स्वर वर्ण के बारे में देखते हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। जिनके उच्चारण में
हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुख द्वार से बाहर निकल जाए, क्या कहलाएंगे? स्वर वर्ण कहलाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्वयं की ध्वनि से ही स्वतंत्र रूप से होता है, ये किसी दूसरे के पर आश्रित नहीं होते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से बिना किसी अवरोध के मुख द्वार से बाहर निकल जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की ध्वनि की सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, इनकी स्वयं की स्वतंत्र ध्वनि होती है। इनकी संख्या 11 मानी गई है। अब हम इनको देख लेते हैं एक बार कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अ है, आ है, ई है, बड़ी ई ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। साथ ही इन सब की मात्राएं भी दे रखी है। देखिए मात्राएं भी देख लेते हैं ताकि आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ये कुल मिलाकर 11 है। तो इस प्रकार से 11 स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनमें कुछ मूल स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं, कुछ संयुक्त स्वर होते हैं और कुछ संधि स्वर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम मूल स्वर देख लेते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, ई, ऊ और री जो हैं ये मूल स्वर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर आ है, ई है, ऊ है, अर्थात दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। संयुक्त स्वर ए, आए, ओ, औ, ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं और इनकी संख्या भी 4 होती है। और इसके साथ ही होते हैं संधि स्वर। इनमें आता है आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये संधि स्वर कैसे बनते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये जो मूल स्वर होते हैं अ, ई, ऊ, इनके साथ संयोग करके अ मिला तो बनता है आ, ई और अ मिलता है तो बनता है ऐ। इस प्रकार से अ और ऊ मिलता है तो बनता है ओ। तो इस प्रकार से मिलकर ये जो स्वर बनते हैं ये सब स्वर क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे ई और ई मिली तो बड़ी ई बन गई, ऊ मिला तो बड़ा ऊ बन गया। इन सब के बारे में हम संधि में समझेंगे, वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पर हम इनका अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे या देखेंगे कि किस प्रकार से संधि हो रही है। संधि स्वर का मतलब भी यही होता है कि संधि होना, दो वर्णों का मेल जब होता है तब ये संधि स्वर बनते हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं। और इन्हीं संधि स्वरों की संख्या होती है 7। तो इस प्रकार से आज हमने व्याकरण के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया कि व्याकरण क्या है, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी शब्द किससे बना हुआ है, किस भाषा का शब्द है हिंदी, साथ ही वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, उनमें हमने सबसे पहले स्वरों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया है और हम स्वर के बारे में ही अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।